हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के गणित विषय में आपको पिछले वीडियो के अंदर बेलन और शंकुक से संबंधित जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु की तिर्यक लंबाई है, ये आपको बताया था। आज आपके लिए घन, घनाभ और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन ये किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं ये आपको आज बताते हैं। तो सबसे पहले मैं एक घन का क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 8 सेमी है, इसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो, घन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुके। आज हम घन से संबंधित एक सामान्य नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको आयतन भी ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। साथ ही साथ हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी लिख लेता हूं, तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम घन का एक क्वेश्चन बना लेते, चित्र बना लेते हैं। देखो, घन का चित्र बनाने के लिए आपको पहले एक वर्ग का चित्र बनाना है। एक वर्गाकार आकृति आप इस प्रकार से बना लोगे और उस वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना दोगे इस प्रकार से, ऐसे लाइनों को छोड़ते हुए थोड़ा सा। ये हो गई एक वर्गाकार आकृति। इसके इस प्रकार से किनारों को आप मिलाओगे तो ऐसे एक घन बन जाएगा। घन का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। ऐसी आकृति, ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, वो घन कहलाता है। और इसके अंदर इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उसको भुजा कहते हैं। तो ये भी भुजा और ये भी क्या है, भुजा है। देखो, इस घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो या आयतन निकालना हो या विकर्ण निकालना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आयतन कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके लिए संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले याद करना जरूरी है। तो आज यहाँ पर इस घन का क्वेश्चन लेने का मतलब यही है कि आप उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करो, तैयार करो और काम में लो। बाकी घन से संबंधित पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए गए। आज सिर्फ ये पीछे का काम रिव्यू करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो वापस याद करने के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया है। एक ही क्वेश्चन के अंदर हम इसका आयतन भी ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे और इसका विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आयतन। देखो, घन का आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसी प्रकार से घन का आयतन ज्ञात किया जाता है। अगर इसके अंदर भी हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देते हैं तो इसका आयतन आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि घन के अंदर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों माप बराबर होती है, अर्थात इसकी तीनों कोण बराबर होती है, इसलिए इसको हम भुजा क्यूब भी कहते हैं। अर्थात घन का आयतन भुजा क्यूब या फिर भुजा गुणा भुजा होता है। तो वही है, अर्थात प्रत्येक घनाभ का जो फॉर्मूला है आप घन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि घन भी एक घनाभ होता है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी ये खूबी आ जाती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है। तो यहां पर हम सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखो, यहां पर घन की भुजा दे रखी है यहां पर कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ये सिर्फ मन से लिया गया माप है। एग्जाम में कितना भी माप आ सकता है, इससे डिफिकल्टी या सरल नहीं होगा। तो घन की भुजा, जिसको हम शॉर्ट में ए भी कह सकते हैं, ये है 8 सेमी। अब हमें यहाँ पर घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन देखो, चूंकि घन का आयतन वॉल्यूम ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है भुजा गुणा भुजा या फिर
इसको भुजा क्यूब भी कह सकते हैं, अर्थात भुजा की घात 3, भुजा की पावर 3 लगा देंगे। तो यहां पर आयतन होगा, अतः घन का आयतन, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें घन का आयतन होगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ये काम मिलेंगे। तो यहां पर भुजा दे रखी है कितनी सेंटीमीटर, 8 सेमी, 8 सेमी माप है, तो हम यहां पर 8 लिख देंगे, 8 सेमी गुणा 8 सेमी, या फिर 8 सेमी का होल क्यूब भी कर सकते हैं हम, एक साथ पावर 3 लगा सकते हैं, फिर 3 बार गुणा में लेकर इसको हल कर सकते हैं। तो ये 8 सेमी, यह आपको ध्यान रखना है कि घन का जो आयतन है वो भुजा गुणा भुजा होता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 64, और फिर 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512, अर्थात 8 चौक 32 और 8 छः 48 और 3 51, ये 512 सेमी गुणा सेमी, तो सेमी की इतनी पावर लग जाएगी 3, तो ये सेमी क्यूब हो जाएगा। अतः इस घन का आयतन हो जाएगा 512 घन सेमी। अगर यहाँ पर 8 की जगह कुछ और माप आता है भुजा का, तो यहाँ पर आयतन कुछ और हो जाएगा, बस आपको सीधे गुणा करना है। अब हम चलते हैं इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखो घन के अंदर कुल मिला के 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 के 6 पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, अर्थात ये नीचे वाला पृष्ठ भी वर्गाकार होता है और सारे के सारे पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर, और ऐसे इसके अंदर कुल मिला के 6 पृष्ठ है। आप भुजा स्क्वायर को 6 से गुणा कर दो, या 6 जगह इसको जोड़ दो, क्योंकि इसके ये जो 6 पृष्ठ है, 1 2 इधर वाला 3, ऊपर वाला 4 और सामने वाला 1 5 और 1 है पीछे वाला, ऐसे कुल मिला के घन के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात भुजा स्क्वायर। ऐसे अगर भुजा स्क्वायर 6 जगह जोड़ देंगे तो वो 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। तो यहां पर लिखते हैं हम, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं, उन सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। इससे 6 जगह जोड़ेंगे तो 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा सीधे। तो ये 6 भुजा स्क्वायर, अर्थात 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यहां पर हम माप रखते हैं भुजा का, तो 6 गुणा भुजा का माप दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेमी, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो 6 × 8 का वर्ग, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 64 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, 6 छके 36 और 2 37 38, ये 384 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 6 चौका 24, 4 हासिल की 2 और 6 छके 36 और 2 38। तो ये आ गया इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात सभी पृष्ठों का 6 फलकों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 384 सेमी स्क्वायर हो गया। अब हम लेते हैं इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व के अंदर चारों ओर के पृष्ठ आते हैं, अर्थात घन का जो ऊपर वाला पृष्ठ है छत और नीचे वाला जो फर्श है, ये दोनों हम पार्श्व में नहीं लेते हैं। अगर इन दोनों को शामिल कर लेते हैं वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, लेकिन पार्श्व के अंदर होता है चारों ओर का, अर्थात इसकी पीठ जो दिख रही है चारों ओर तरफ से, वो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये है 4 फलक, अर्थात छत को और नीचे वाले फर्श को, पेंदे को छोड़ देते हैं तो इसके 4 फलक आते हैं पार्श्व के अंदर, और उन चारों फलकों का क्षेत्रफल बहुत ही नॉर्मल है, अर्थात भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर 4 जगह जोड़ दो क्योंकि चारों पृष्ठ समान होते हैं, तो ये 4 भुजा स्क्वायर अर्थात 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 भुजा स्क्वायर, क्योंकि 4 पृष्ठ होते हैं पार्श्व के अंदर, इन चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल अर्थात चारों वर्गों का क्षेत्रफल निकालकर हम जोड़ लेंगे तो वो आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर हम 4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा है 8 सेमी, ये 8 सेमी, और यहां पर कर देते हैं होल स्क्वायर।
तो इसका माप आ जाएगा 4 गुणा 8 का वर्ग, 8 का स्क्वायर होता है 8 × 64 और सेमी का वर्ग सेमी स्क्वायर। यहाँ पर हम अब गुणा करेंगे 64 को 4 से, तो 4 चौके 16 और 4 छके 24, 24 और 1 25, 256 सेमी स्क्वायर इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको ये पार्श्वपृष्ठीय का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 4 भुजा स्क्वायर से, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब बच गया इसका विकर्ण। देखो विकर्ण क्या होता है, इस घनाभाकार डिब्बे या घनाभ के आकार का जो कमरा है उसके ऊपरी अंतिम कोने से लेकर नीचे वाले उसके विपरीत लास्ट कोने तक की जो लंबाई होती है वो घन का विकर्ण कहलाता है। कहने का मतलब किसी भी घनाभाकार आकृति के अंदर या कमरे के अंदर हम बड़ी से बड़ी लंबी छड़ रखें बिना मोड़े, वो अधिक से अधिक कितनी लंबी हो वो ही उस घन का विकर्ण कहलाता है। तो यहां पर हम अगर इस कोने से लेकर इस कोने की बात करें तो ये घन का विकर्ण हो जाएगा, जो सबसे लंबी भुजा होगी। तो यहां पर इस घन का विकर्ण ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगला आपका सूत्र बनता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण हमेशा होता है भुजा √3, या फिर अगर इसको विस्तार रूप में लिखें तो यह आता है भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन के अंदर 3 माप होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और तीनों का वर्ग करके हम जोड़कर वर्गमूल निकाल ले तो वो घन का विकर्ण होता है। ऐसे ही घन आपका विकर्ण निकालना हो तो √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर आयत का विकर्ण निकालना हो तो आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है तो √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और ऐसे ही अगर वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो √, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा घन का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। और यहाँ पर 1 भुजा स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर और कुल मिला के हैं 3 भुजा स्क्वायर, तो ये 3 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो वर्गमूल निकाले हम तो भुजा स्क्वायर का वर्गमूल आ जाता है भुजा, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको हम √3 के अंदर छोड़ देते हैं, ऐसे 3। तो ये घन का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया भुजा √3। और यहाँ पर हम इस घन का विकर्ण निकालेंगे तो सीधा सा ही नॉर्मल सी बात है, भुजा यहाँ पर दे रखी है 8 सेमी और गुणा √3, यह आपका हो जाएगा घन का विकर्ण डायरेक्टली। अगर √3 का अगर आप वर्गमूल निकालना चाहो अर्थात इसका मान निकालना चाहो तो 1.732 के आसपास मान होता है, लगभग होता है वो, क्योंकि पूर्णतः मान इसका नहीं निकलता है क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का वास्तविक मान नहीं आता है। एनसीईआरटी के नियम के अनुसार ये 8 √3 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमने घन का आयतन ज्ञात करना सीखा भुजा से, और उसके बाद हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करना सीखा, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने सीखा है। एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपको इस घन का आयतन दे दिया जाए कि 512 घन सेमी है और इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो हम इस आयतन का घनमूल निकालकर भुजा निकाल लेंगे। 512 का घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर, और फिर 8 सेंटीमीटर के हिसाब से हम 6 भुजा स्क्वायर कर देंगे तो उसका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल मिला के एग्जाम के अंदर या तो क्षेत्रफल देगा और फिर भुजा पूछेगा या आयतन पूछेगा। अगर क्षेत्रफल दे दिया जाए कि एक घन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम 384 से पहले इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, और घन की भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला है √, क्षेत्रफल बटे हुए 6, अर्थात क्षेत्रफल में 6 का भाग देके हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो घन की भुजा आ जाएगी। जैसे 384 में हम 6 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा, 384 के अंदर 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 64 आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्षेत्रफल में 6 का भाग देके वर्गमूल निकाल लेते हैं, जो आपको पिछली वीडियो के अंदर ये सूत्र बताए हुए हैं। तो क्षेत्रफल के अंदर आप 6 का भाग दे दो और वर्गमूल निकाल लो। जैसे 384 के अंदर हम 6 का भाग देंगे तो 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, फिर 8 से हम आयतन ज्ञात कर लेंगे भुजा क्यूब से, तो 8 × 8 × 8 वापिस 512 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्षेत्रफल देके अगर आयतन पूछता है तो हम भुजा ज्ञात करेंगे पहले क्षेत्रफल से और फिर उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। या फिर हो सकता है
आपको विकर्ण पूछ ले आयतन देकर या क्षेत्रफल देके, तो आयतन दिया है तो पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे और फिर भुजा √3 करेंगे, या फिर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पहले उसका हम 6 का भाग देके वर्गमूल निकालेंगे और भुजा ज्ञात करके फिर भुजा √3 यहाँ पर कर देंगे। तो कुल मिला के हम क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात करेंगे, फिर आयतन ज्ञात कर सकते हैं, आयतन से भुजा ज्ञात करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो कुल मिला के घन के अंदर यही माप है, या तो भुजा पूछेगा और फिर भुजा से आयतन, या फिर आयतन से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फिर भुजा ज्ञात करके हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली रूप से आपको भुजा दे दी जाएगी और आपसे पूछ सकता है कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। एक तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, अर्थात भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अगर ये आपको याद है तो आप आयतन आसानी से आराम से ज्ञात कर सकते हो। दूसरी बात, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, ये 6 भुजाई स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे जरूरी है फॉर्मूले याद करना। अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो 4 भुजा स्क्वायर है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं याद कर सकते। या फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, अर्थात चारों जो फलक होते हैं पीठ वाले पार्श्व वाले, उन चारों फलकों का क्षेत्रफल निकालकर अगर जोड़ लिया जाए तो वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और घन के चारों जो पृष्ठ होते हैं, सभी पृष्ठ होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 भुजा स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगला फॉर्मूला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है √, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, अर्थात कुल मिला के √3 भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा का वर्गमूल निकालेंगे भुजा स्क्वायर का तो भुजा आ जाएगा। तो भुजा √3 ये घन का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। विकर्ण का मतलब किसी भी घन आकार बाकार, किसी भी घन के आकार की जो आकृति होती है उसके अंदर बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी बिना मोड़े कितनी छड़ रख सकते हैं, कितनी लंबी, वही घन का विकर्ण कहलाता है। घन का विकर्ण हमेशा अपरिमेय रूप में आता है क्योंकि यहाँ पर √3 से गुणा होता है, पूरा वास्तविक मान नहीं आता है, लगभग माप ही निकाला जा सकता है, घन हो चाहे घनाभ हो। घनाभ का तो फिर भी माप निकल सकता है परिमेय संख्या में, लेकिन घन का हमेशा, क्योंकि √3 आता है गुणा के अंदर और √3 का कभी भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो मैं मानता हूं कि आपने यहाँ पर घन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपने तैयार किए होंगे या यहाँ पर समझ में आए होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताए उसके आधार पर आप घन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हो। अपनी पाठ्य पुस्तक के घन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप हल करके उनको तैयार कर सकते हो। तो इस घन के चैप्टर को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, और अब अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है घनाभ। तो हम यहाँ पर एक घनाभ का क्वेश्चन लेंगे और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेके उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अर्थात पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटान देता हूं। देखो घन क्या होता है, घन के अंदर जो कोर होती है, जो भुजाएं होती है वो अलग अलग माप की हो सकती है, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये कोई जरूरी नहीं है समान ही हो घन की तरह। घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, अगर वो समान हो जाती है तो वो घन बन जाता है, अर्थात उस घनाभ को हम घन भी कह सकते हैं। बाकी घनाभ जरूर रहता है। तो यहाँ पर हम एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं हल ज्ञात करने के वो यहाँ पर हल करते हैं। तो देखो एक घनाभ ले लेते हैं या घनाभ के आकार का कोई कमरा ले लेते हैं या कोई बॉक्स, संदूक, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है एक घनाभाकार कमरा ले लेते हैं। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 6 सेमी, 6 सेमी क्या 6 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है, 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई ले लेते हैं 5 मीटर है। ये माप कैसे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। तो 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा एक कमरा है।
इस कमरे का आयतन अर्थात इसके अंदर कितनी हवा भरी है वो, या इसके आंतरिक आयतन, इस कमरे का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए, तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो यहाँ पर घनाभ से संबंधित जो भी माप निकालते हैं हम, अर्थात वॉल्यूम है, एरिया है, या फिर जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या फिर विकर्ण है, यही माप बनते हैं, उनको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक घनाभ का डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। देखो घनाभ का डायग्राम बनाने के लिए आपको अभी जो मैंने वर्ग घन बताया था उसके अंदर वर्गाकार आकृति बनाई थी दो, आप घनाभ के लिए दो आयताकार आकृति बना लो इस प्रकार से। ऐसे एक आयताकार आकृति बना लेते हैं और उस आयत के अंदर एक आयत और बना देते हैं। मान लेते हैं ये आयत है और इसके अंदर एक आयताकार आकृति बॉक्स इस प्रकार से और बना दो, तो ये घनाभ का रूप ले लेगा इनके किनारों को मिलाते ही। इस किनारे को इससे मिला दो, इसको इससे मिला देते हैं और इस प्रकार से इन दोनों को मिला देते हैं। तो ऐसे एक घनाभ के आकार की आकृति बन जाएगी। देखो घनाभ के अंदर क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और ये माप अलग अलग भी हो सकती है। और जब ये अलग अलग होती है तभी इसको क्या कहते हैं, हम घनाभ कहते हैं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर रहेगी तब तो इसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे, क्योंकि ये घन बन जाएगा। हालांकि घनाभ भी रहेगा, लेकिन घनाभ के अंदर घन के गुण आ जाते हैं अगर लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपके क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। हम उनका इस्तेमाल करके इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल विकर्ण है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये है घनाभ, ये इसकी लंबाई है जो दे रखी है यहाँ पर 10 मीटर, तो ये 10 मीटर। चौड़ाई ऐसे मान लो, चौड़ाई तो ये है 6 मीटर, और ऊंचाई इस प्रकार से खड़ा है ये, तो ये ऊंचाई, और ये है 5 मीटर। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखो घनाभ का आयतन आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आपको याद हो। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप ये माप नहीं निकाल सकते। और फॉर्मूला कैसे याद करते हैं ये आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आप एक फॉर्मूला लिखने वाला एक पन्ना रखो अपने पास, और उस पर डेली के 2-2 फॉर्मूले आप उतारते जाओ और उनको याद करते जाओ, क्योंकि एक दिन के अंदर 2 सूत्र याद करना बहुत ही आसान होता है। 24 घंटों के अंदर आप खेलते कूदते कभी भी 2 फॉर्मूले याद कर सकते हो। और इस प्रकार के नेम से अगर आप याद करते जाते हो तो महीने या 2 महीने के अंदर तो आपके पूरे के पूरे सूत्र कंप्लीट याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन ये नेम बनाकर आप याद करो तब ये संभव है। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, घनाभ के आकार का जो कमरा है उसका हम सबसे पहले आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो दिया है, जो माप दिया है वो यहाँ पर लिखते हैं। घनाभ या घनाभ के आकार की लंबाई, घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई, घनाभ की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है यहाँ पर 6 मीटर, और हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि घनाभ का आयतन ये होता है LBH, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात LBH। L का मतलब लेंथ, B का मतलब बिट्स और H का मतलब हाइट, अर्थात लेंथ लंबाई, बिट्स चौड़ाई और हाइट ऊंचाई। इन तीनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो घनाभ का आयतन आ जाता है। तो यहाँ पर हम कमरे का
आयतन ज्ञात करेंगे। ये जो कमरा दिया हुआ है उसका आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं। तो 10 मीटर गुना 6 मीटर गुना 5 मीटर, बस LBH आपको करना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देना है। और गुणा करें तो 6 पंजे कितना होता है 30, 30 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सीधा ही 300। तो ये हो गया 300 मीटर गुणा मीटर है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, अर्थात 300 घन मीटर इस कमरे का आयतन आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको लंबाई चौड़ाई देकर ऊंचाई पूछे तो आप लंबाई गुना चौड़ाई का भाग दे दो, इसके अंदर ऊंचाई आ जाएगी, या ऊंचाई और चौड़ाई दे दे तो आप आयतन के अंदर भाग दो, लंबाई आ जाएगी। कुल मिला के आयतन देखकर आपसे अगर और कुछ पूछता है तो 2 माप जरूर देगा, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से 2 वैल्यू आपको दी हुई होगी और उनको इंटू करके आप भाग दे दो तो तीसरी माप आ जाएगी, जो आपको पिछली वीडियो के अंदर फॉर्मूले में मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन आपका कंप्लीट हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि घनाभ के अंदर भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन इनमें से 2-2 पृष्ठ समान होते हैं, अर्थात नीचे वाला पृष्ठ आयताकार होता है और इसका क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसा ही ऊपर छत वाला पृष्ठ लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों सेम होते हैं, तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई तो ये हो गए। ऐसे अगर हम साइडों की बात करें तो ये भी बिल्कुल आयताकार बॉक्स फलक हैं, इनका क्षेत्रफल भी चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 जगह हो गया, तो 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अगर बात करें सामने वाला पृष्ठ और पीछे वाला पृष्ठ तो ये भी 2 बराबर के पृष्ठ होते हैं, उनमें लंबाई इंटू ऊंचाई ये डबल हो गया। तो कुल मिला के ये 6 फलकों का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं, लेकिन इनमें 6 फलकों में से 2-2 फलक सेम होते हैं, तो 3 बराबर के फलक हो गए डबल डबल, इसलिए 3 2-2 हो गए तो दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं और लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई कोष्टक के अंदर रहने देते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, अर्थात 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, अर्थात 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। आप हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो ऐसे 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 2 गुणा डबल लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई तो ये नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल एक साथ आ जाएगा 2 से गुणा करते ही, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई से इधर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि बाहर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो डबल हो जाएगा, और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, अर्थात लंबाई को ऊंचाई से गुणा करते तो सामने वाला पृष्ठ आ जाएगा और 2 से बाहर गुणा करते वो पीछे वाला भी आ जाएगा, तो ये बाहर डबल हो रहा है 2 से गुणा हो रहा है, तो ये तीनों फलकों का क्षेत्रफल निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे। जो 3 अलग अलग फलक है, पृष्ठ साइड वाला और सामने वाला, इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे और डबल कर देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं डबल है, ये 2 से गुणा करते इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब माप रखते हैं, 2 गुणा लंबाई दे रखी है कितनी 10 मीटर, तो ये 10 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 6 मीटर प्लस चौड़ाई 6 मीटर गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर प्लस ऊंचाई 5 मीटर और गुणा लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर। ये इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इनको हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 10 को 6 से गुणा करेंगे 10 के 60 हो जाएगा, तो ये 60 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आते हैं तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो ये प्लस का 30 मीटर स्क्वायर और प्लस 10 पंजे 50 हो जाएगा, तो ये 50 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 इंटू जोड़ते हैं 60 और 30 90 और 50 होता है 140 140, या 50 और 30 80 होता है 80 और ये 60 हो जाएगा 140, तो ये 140 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इनको हम गुणा करेंगे डबल करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, अर्थात 14 दूना 28 या 140 का डबल 280 हो जाएगा और ये वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात इसके सभी पृष्ठों का फलकों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, फॉर्मूला याद करना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, क्योंकि
हो सकता है कोई और कुछ माप देकर, आयतन देकर आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के बाद भी ये फॉर्मूला तो काम में लेंगे ही लेंगे। या फिर अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भी हम ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो काम में लेंगे, क्योंकि उसके बराबर हमें करके मान निकालना है। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि आप घनाभ से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं वो याद आपको होनी चाहिए, नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला था 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, उसकी सहायता से हमने इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अर्थात चारों पृष्ठों के अंदर। तो आपको क्या करना है, इन 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, अर्थात फर्श का और छत का। कुल मिला के 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये जो है इसको हम हटा देंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है, आप 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई को उठा दो तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसको डबल गुणा कर दो। 2 गुणा इन दोनों सेटों को रखते हैं, क्योंकि फर्श का और छत का नहीं निकालना है हमें। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब है पेंदे का क्षेत्रफल, और ऊपर छत का भी वही है, बाहर 2 से गुणा हो रहा है। तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई को आप छोड़ दो, बाकी 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इनको ले लो। तो ये हो गया चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यहां पर देखो ये जो ऊंचाई ऊंचाई है इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो आप इसको बाहर ले लो तो और भी आसान हो जाएगा। 2 गुणा बचेगा अंदर क्या, चौड़ाई प्लस लंबाई, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा बाहर हमने ऊंचाई कॉमन ले ली। तो ये हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दो। आधार का परिमाप अर्थात इस आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा ऊंचाई से हम करेंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। जैसे बेलन के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, आधार का परिमाप अर्थात 2 पाई r गुणा h, वैसे ही यहाँ पर घन में घनाभ में भी वैसा ही होता है। तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है घन का या घनाभ का या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आप कैसे भी समझ के निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप क्या करो, 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लो पूरा, और उनमें से 2 फलकों का क्षेत्रफल वापस घटा दो, तो भी ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आप अगर शॉर्ट फॉर्मूला याद रखते हैं तो और भी आसानी है। यहाँ पर हम माप रखते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है 6 और 10 मीटर, तो ये 6 मीटर प्लस 10 मीटर, और गुणा ऊंचाई हाइट कितनी है 5 मीटर। इसको सरल करते हैं, 6 और 10 हो जाएगा 16, तो ये 2 इंटू 16 मीटर गुणा बाहर है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर। 16 पंजे 80 होता है, तो 2 गुणा ये 80 मीटर स्क्वायर हो गया, और 80 को अर्थात 80 को 2 से इंटू करते हैं तो 160 हो जाएगा, अर्थात 8 दूने 16, तो ये हो गया 160 वर्ग मीटर। ये आ गया इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर। अब हम चलते हैं इसके विकर्ण के अंदर। विकर्ण वही जैसे कमरे के अंदर हम बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, घनाभ के आकार कमरा है, तो नीचे वाले सिरे से लेकर लास्ट ऊपर वाला जो अंतिम सिरा है छत पर कोना, उन दोनों कोनों को अगर मिलाती हुई कोई रेखा खींच दें या उनके अंदर कोई छड़ रख दें तो वो सबसे बड़ी से बड़ी छड़ कहलाएगी। तो कुल मिला के ये घनाभ का विकर्ण होता है, अर्थात अंतिम कोने से नीचे वाले अंतिम कोने तक की जो लंबाई होती है वो होता है घनाभ का विकर्ण। और ये ज्ञात करने का फॉर्मूला है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ पर चलते हैं हम, चूंकि घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का मतलब जो भी छड़ की बात कर रहा था मैं कि बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी कितनी छड़ रख सकते हैं बिना मोड़े, वही विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इससे हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। देखो अर्थात इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो L² प्लस B² प्लस H² होता है,
अर्थात अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम माप रखते हैं तो हमारे पास इस घनाभ के आकार के कमरे का विकर्ण आ जाएगा। देखो लंबाई है 10, तो 10 का वर्ग प्लस चौड़ाई है 6 या जो भी दे रखी है, चौड़ाई 6 मीटर, 6 मीटर प्लस मीटर स्क्वायर, मीटर को हम बाद में ले लेंगे, 6 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और आप कोष्टक के बाहर लगा सकते हो मीटर स्क्वायर। अब देखो इनका वर्ग करते हैं। 10 का वर्ग होता है 100 और 6 का वर्ग होता है 36 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 25 और मीटर स्क्वायर। इनको जोड़ लेंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वर्गमूल निकालना है जोड़कर। विकर्ण बराबर जोड़ते हैं 100 और 136 और 5 हो जाएगा 161, अर्थात 5 और 1 6 और 5 1 11, 1 हासिल 1 3 और 3 6 और 1 1, तो ये 161 मीटर स्क्वायर। इसका अगर वर्गमूल निकलता है तो आप निकाल सकते हो, अन्यथा अगर नहीं निकलता है तो आप इसको अंडर द रूट में भी छोड़ सकते हो, अर्थात अंडर द रूट 161 और मीटर आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि मीटर का वर्गमूल निकलता है। यह आ जाएगा विकर्ण इस घनाभ का। और अगर इसके आप टुकड़े कर सको, अभाज्य गुणनखंड कर सको तो आप करके वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे 5 का भाग, 3 का भाग, 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। अभाज्य संख्या का अगर भाग दे तो 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का तब जाता है जब इनका योगफल, अंकों का योगफल 3 से भाज्य हो। 5 का तब जाता है जब इकाई का अंक 5 या 0 हो। 2 का तब जाता है जब इकाई का अंक सम हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी गुण नहीं है। 7 का भाग देकर देखें हम तो 7 दूनी 14, बचता है कितना 4 होता है 41 में 7 का नहीं जाता। अब अगर हम देखते हैं तो 11 का भाग देकर देखते हैं, 11 कम 11 बचता है कितना 5 होता है 51, तो 7 का भाग देकर देखते हैं दोबारा से, 7 दूने 14 यस बचता है 2, 7 × 21। तो हम यहाँ पर टुकड़े कर सकते हैं ऐसे 7 गुणा 7 दूने 14 बचा 3, 7 × 21। लेकिन अब 7 और 23 के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड डबल नहीं है, तो इसलिए इनका भी वर्गमूल निकालना मुश्किल है, क्योंकि 7 और 23 दोनों ही अपरिमेय संख्या है। इनका वर्गमूल पूरा कभी भी नहीं निकलेगा, हम दशमलव में सिर्फ निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो कि ये अंडर द रूट 161 मीटर है। तो इस प्रकार हमने घन का विकर्ण निकाल लिया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, अर्थात घनाभ का विकर्ण होता है LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या फिर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। दूसरा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और 2 आधार का परिमाप है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। या फिर आप 4 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लो ऊपर वाले और नीचे वाले पृष्ठ को छोड़कर, तो वो भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। या फिर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई से आप निकाल सकते हो। और रही बात घनाभ के विकर्ण की, तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। जैसे हम आयत का विकर्ण निकालते हैं अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, वैसे ही घनाभ के विकर्ण में एक ऊंचाई एक्स्ट्रा और आ जाती है, तो आप प्लस ऊंचाई का वर्ग और कर दो अंडर द रूट के अंदर। जैसे हम अगर ये ऊंचाई स्क्वायर नहीं करें तो ये आयत का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। लेकिन घनाभ के अंदर या घन के अंदर ऊंचाई और होती है तो हम ऊंचाई का वर्ग और शामिल कर देते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये घनाभ का विकर्ण आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, सीधे ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर यहाँ पर आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात किया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि आपको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, आयतन दिया हुआ हो या आयतन आपसे पूछा जाए, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या विकर्ण दिया हुआ हो या आपसे पूछे, तो आपको ये फॉर्मूले जरूर काम में लेने पड़ेंगे। और अगर ये फॉर्मूला, ये सूत्र आपको याद नहीं है तो आप अगर माप दिया हुआ है तो भी आप नहीं हल कर सकते, और अगर माप पूछ रहा है तो भी हल
नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी फॉर्मूले आप अच्छी तरह से तैयार करो, अच्छी तरह से दिमाग में बैठाओ। इनको रटना नहीं है, आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर इस समझते हुए इनको याद करना है, जिससे दिमाग में बैठ जाएंगे कि क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन क्या होता है या फिर विकर्ण क्या होता है। यह आप समझोगे तो सूत्र भी बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर घनाभ से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे पहले आपको बता चुके थे। यहाँ पर यही उद्देश्य था कि आप इनके फॉर्मूलों को वापस रिव्यू करो और दोबारा से दिमाग में सूत्र आपके आ जाए। इसलिए मैंने ये घनाभ से संबंधित एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेकर इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण याद करके बताया है। तो मैं मानता हूँ कि घनाभ से संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आ जाएंगे अगर आप कोशिश करोगे, देखोगे तो। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप हमसे कम्युनिकेशन के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूछ सकते हो, हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ये घनाभ के टॉपिक को हम क्लोज कर देते हैं और अब लेते हैं हम गोला। जो स्पेरो है उसका वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं, एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, ये यहाँ पर ज्ञात करना आपको बताते हैं। देखो गोले से संबंधित भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से बता चुके, लेकिन यहाँ पर हम गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूले वापस आपके दिमाग में आए, इसलिए हमने ये गोले से संबंधित क्वेश्चन वापस लिया है। तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन, पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखो गोले के अंदर क्या होता है, केवल मात्र त्रिज्या होती है, क्योंकि ये वक्राकार आकृति होती है और केवल मात्र त्रिज्या से ही हम क्या कहते हैं, गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का आयतन या फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जबकि अभी घनाभ में, घन में तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप होती थी, घन के अंदर भुजा होती थी, जबकि गोले के अंदर केवल मात्र त्रिज्या होती है और त्रिज्या से ही हम ये सभी माप ज्ञात करते हैं। सभी माप क्या, ये जो क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सब ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं। एक गोले का, एक ठोस गोले की त्रिज्या क्या, व्यास ले लेते हैं जिससे आधी कर लेंगे। एक ठोस गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। ज्ञात कीजिए यदि इस गोले के दो बराबर भाग कर दिए जाए, अर्थात अर्धगोलों में बांट दिया जाए। यदि इस गोले के दो बराबर भाग या बराबर भागों में काट दिया जाए, भाग कर दिए जाएं, तो प्रत्येक अर्धगोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हो गया गोले, अर्धगोले से संबंधित सभी जो माप है वो ज्ञात करने का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक गोला बनाते हैं और उसका आयतन, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो गोलाकार आकृति आपने देखी है, जैसे बॉल है, फुटबॉल है या फिर लड्डू देखा होगा आपने, ये सभी गोलाकार आकृतियाँ होती हैं। कंचियाँ होती है, वो भी गोलाकार होती है। यहाँ पर हम एक बड़ी आकृति के रूप में गोले को मानेंगे, जिससे क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें और हल कर सकें। मान लेते हैं ये एक स्पेरो है, गोला है, और
इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब केंद्र से जाती हुई रेखा परिधि से परिधि तक की, ये व्यास दे रखा है यहाँ पर 14 सेमी। गोलाकार आकृति जो होती है वो वर्त की तरह नहीं होती है, अर्थात अगर सामने से आप देखोगे तो वर्ताकार दिखेगी, लेकिन चारों तरफ से इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उभरी हुई होती है चारों ओर से, अर्थात बिल्कुल गोल मटोल होती है, ठोस आकृति होती है। जबकि वर्त एक समतल आकृति होती है जिसका आयतन नहीं होता है, क्योंकि वर्त की कोई मोटाई नहीं होती। हम वर्त की मोटाई को नगण्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, इसलिए वर्त का आयतन नहीं होता है। जिसकी मोटाई होती है उसी का आयतन होता है। अगर वर्त की अगर हम मोटाई कर देंगे, अगर चारों ओर से मोटाई बराबर बराबर अगर बढ़ाएंगे तब तो गोला बन जाएगा, और अगर सीधा ही ऐसे लंबाई के रूप में मोटाई बढ़ा देंगे तो वो एक बेलन बन जाएगा। तो इस प्रकार से गोला एक ठोस आकृति होता है, इसलिए इसका आयतन ज्ञात किया जाता है, जबकि वर्त ठोस आकृति नहीं होती है। तो ये गोला है, मान लेते हैं, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। व्यास दे रखा है इसका 14 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, अर्थात 7 सेमी। देखो सबसे पहले यहां पर दिया है गोले की त्रिज्या या व्यास मान लो। गोले का व्यास बराबर 14 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, अर्थात 7 सेमी। हमें यहाँ पर गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए कि गोले का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे, याद नहीं रखोगे, तब तक इसका आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो, चूंकि गोले का आयतन बराबर होता है 4 पाई आर क्यूब बटे 3, अर्थात 4 पाई आर क्यूब बटे 3 या 4 बटे 3 पाई आर क्यूब, लेकिन आपको इस प्रकार से लिखना है 4 पाई आर क्यूब बटे 3। ये होता है। यहाँ पर अगर हम माप रखें तो 4 गुणा पाई का मान होता है 22 बटे 7, और गुणा त्रिज्या की 3 घात है, 3 बार लिखेंगे तो ये 7 इंटू 7 और सेमी गुणा सेमी है, तो ये हो जाएगा सेमी क्यूब। ये सेमी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 को ऐसे काट सकते हैं, तो आपके पास माप बचेगा ऊपर केवल मात्र 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर देखिए 22 चौक 88 होता है, ये 88, और 7 कितना होता है 49, और बटे 3, ये सेमी क्यूब। 88 को 49 से हम गुणा करके फिर 3 से डिवाइडेशन कर देंगे। तो देखो 88 को 49 से गुणा करेंगे, -2 -1 ऐसे विनकुलम प्रयोग करके आप आराम से गुणा कर सकते हो। 2 एकम 2, 5 दूना 10, और एक ये माइनस का 9, 1 और 5 6 5 0, तो ये 2 1 3 और 4, 4312, ये आ गया इसका गुणनफल। तो 4312 सेमी क्यूब बटे 3, ये आ गया इस गोले का आयतन। तो आपको सही ढंग से गुणा करना है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी अगर फॉर्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया इस गोले का आयतन। अगर आप चाहो तो 3 का भाग देके इसको दशमलव में बदल सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि 3 से भाग देने का मतलब है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, कभी भी पूरा भाग नहीं जाएगा, आपको लगभग ही लिखना पड़ेगा। चाहो तो आप दे सकते हो। 3 एकम 3, बचा 1 हो गया 13, 3 चौके 12, बचा 1 हो गया 11, 3 तिये 9, बचा 2 हो गया 22, 3 7 21, बचेगा 1 में भाग जाता नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये लगभग आता जाएगा। तो 1497.33 घन सेमी लगभग इसका आयतन आ गया। अब हम निकालते हैं, आयतन कंप्लीट हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, चूंकि अर्धगोले का क्या पूरे गोले का, आधा तो बाद में करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। माप रखते हैं यहाँ पर 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या है 7, इसका वर्ग करना है तो 7 गुणा 7 और सेमी स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा और जो माप बचेगा वो है 22 चौक 88 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 22 को 4 से गुणा किंतु 22 चौक 88 और गुणा एक 7 बच जाएगा तो ये 7 और सेमी स्क्वायर, 7 से गुणा करते हैं तो ये माप आ जाएगा 7 8 6 56 6, 7 8 56 और 5 61 अर्थात 616 सेमी स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे गोले के अंदर सिर्फ आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में आयतन दे दें और क्षेत्रफल पूछ ले, तो आयतन से पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर त्रिज्या से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहां पर भाग में मिस्टेक है क्या, दोबारा से देखते हैं। 3 एकम 3 बचा 1 हो गया 13, 3 चौके 12 बचा 1 हो गया 11, 3 तिया 9, यहां पर 9 9 नहीं 3 बार भाग जाता है तो 3 तिया 9, 1437। तो ये भाग आप सीडिंग से करोगे, इस प्रकार से गलती नहीं करनी है। यस 3 तिया 9 बचा 2 हो गया 22, 3 7 21 और 3 एकम 3 3, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर जो 3 तिया 9 हुआ वो 9 लिख दिया। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको आयतन दे दिया जाए और क्षेत्रफल पूछे तो आप आयतन से पहले त्रिज्या ज्ञात करो, जो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बता रखा है उससे त्रिज्या ज्ञात कर लो और फिर 4 पाई आर स्क्वायर से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। या फिर हो सकता है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ हो एग्जाम के अंदर और पूछ ले कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल जो 4 पाई आर स्क्वायर है उसके हिसाब से हम 616 को बराबर करके लेंगे और फिर त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से फिर आयतन का फॉर्मूला लगा के हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर आयतन ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है, चाहे एग्जाम में दिया हुआ हो चाहे आपसे पूछे, क्षेत्रफल दिया हुआ हो चाहे क्षेत्रफल पूछे, तो भी आपको क्षेत्रफल का सूत्र लगाना ही पड़ेगा। तो ये है गोले से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन। अब अगर हम इस गोले को आधा कर देते हैं अर्थात काट दे बीच में से, तो अर्धगोला बन जाएगा। उस अर्धगोले के अंदर हमें आयतन और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करने हैं वो आगे हम लेते हैं। देखो मान लो इस गोले को हम ऐसे डिवाइडेशन कर दें, आधा कर दें, तो आयतन तो एक नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, आयतन तो आधा हो जाएगा। लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का बढ़ जाता है, क्योंकि जो काटकर हम अलग हिस्सा करते हैं उन दोनों हिस्सों में ये वर्ताकार भाग और आ जाते हैं सामने कट के, अर्थात 1 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। लेकिन वक्र पृष्ठ की अगर बात करें, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो तो पूरे गोले का आधा हो जाएगा, क्योंकि काटते ही आधा नीचे पृष्ठ चला जाएगा और आधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि गोले को काटते ही 2 वर्ताकार भाग निकलकर और आते हैं सामने, और उन वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल गोले का बढ़ जाता है 2 जगह। प्रारंभ में अगर ये गोला 4 पाई आर स्क्वायर है तो काटने के बाद में गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, कुल मिला के 6 पाई आर स्क्वायर, अर्थात 3 पाई आर स्क्वायर इसका आधे का और 3 पाई आर स्क्वायर उस दूसरे आधे हिस्से का। तो यहाँ पर हम इस अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो बहुत ही नॉर्मल है, इजी है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला 4 पाई आर क्यूब बटे 3 होता है। अगर इसके अंदर हम 2 का भाग दे दें तो वो आधा हो जाएगा, क्योंकि आयतन जितना है वो आधा नीचे आ गया यहाँ पर कट के, तो 2 का भाग देकर हम डिवाइडेशन कर देंगे। तो ये देखिए अर्धगोले का आयतन ये होता है 2 पाई आर क्यूब बटे 3, क्योंकि 4 पाई आर क्यूब में 2 का भाग देंगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो ये 4 पाई आर क्यूब बटे 3 हो जाएगा। या आप चाहो तो इसी आयतन के अंदर 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है, आप समझदार हो। यही माप वापस लिखूंगा मैं और बटे में सिर्फ 2 लगाऊंगा, बटे में 2 क्या
4 के बटे में 2 लगाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर हम बटे में 2 कर लेते हैं। 4312 बटे में 3, ये तो पूरे गोले का आयतन था, 2 का भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये घन सेमी। आ रहा है समझ में? वापिस माप रखने से क्या फायदा, बटे में 2 लगाएंगे 2 कट जाएगा, या फिर दोबारा देखो काट देते हैं, रख लेते हैं माप। ये देखो 2 गुणा पाई का मान 22 बटे वे 7 गुणा त्रिज्या है 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार लिखना है क्योंकि 3 घात है, और ये सेमी क्यूब जाएगा और बटे में ये 3, 7 से 7 कट जाएगा और वहाँ बचेगा, वो देखो यहाँ पर 22 दूना 44 और 7 7 49, तो ये 22 दूना 44 और गुणा 7 7 49, क्योंकि अभी 44 की जगह 88 था बस, तो वो आधा हो गया। 49 को 44 से गुणा करेंगे, बटे में 3 का आपको ध्यान रखना है, ये 3 और ये सेमी क्यूब या जो भी मीटर क्यूब है वो आपको लिख देना है। 44 को हम 49 से गुणा करेंगे तो वो माप आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 0, ये 2101 हो जाएगा। 2101 कैसे, 2156 हो जाएगा, अर्थात 2 का भाग दे रहा हूं या यहां पर आप गुणा कर लो, बटे 3 ये सेमी क्यूब, अर्थात इसी को आधा कर दो 2 का भाग देने का मतलब, अर्थात 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 बचा 1, 11 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, 2156 बटे 3 घन सेमी हो जाएगा। अब आप इसमें 3 का भाग देना चाहो तो आप पॉइंटों में बदल सकते हो, अर्थात 3 7 21, 5 के अंदर 3 एकम 3 बचा कितना 2 हो गया 16, 3 पंजे 15, 1 बचा 10.3 3 3 3, ये सेमी क्यूब, तो ये अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। अब निकालेंगे हम अर्धगोले। अर्धगोले के अंदर देखो क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पृष्ठ हो जाते हैं, पूरे गोले के अंदर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है जो 4 पाई r स्क्वायर है, और कहीं पर भी इसके पृष्ठ नहीं है। अगर आप पूरे गोले को स्पर्श करके देखोगे तो आपको चारों तरफ बिल्कुल समतल अर्थात मटोल दिखाई देगा, सिर्फ एक ही पृष्ठ है वक्राकार, लेकिन आधा गोला जो होता है उसके 2 पृष्ठ होते हैं, नीचे एक तो वक्राकार पृष्ठ और एक ऊपर है वर्ताकार पृष्ठ, अर्थात तबले की तरह। तो अर्धगोले के अंदर 2 पृष्ठ आ जाते हैं, इसलिए हम अलग अलग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिर्फ 2 पाई r स्क्वायर करेंगे, और अर्धगोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें 1 पाई r स्क्वायर और बढ़ा देंगे, अर्थात 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या है 7 गुणा 7 और ये सेमी स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा और बचेगा ये 7, 22 3 66, 66 गुणा केवल मात्र 7, तो ये 7 और सेमी स्क्वायर, 7 से गुणा करते हैं हम तो ये माप हो जाएगा 7 छिके 42, 7 छिके 42 और 4 46, तो ये 462 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और कोई गुणा में गलती हो तो आप चेक कर लेना, देख लेना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, नीचे वाले पृष्ठ का ही, तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसके अंदर 2 का भाग देके भी इसको आधा कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई r स्क्वायर का आधा 2 पाई r स्क्वायर, अर्थात 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या है 7 गुणा 7 और ये सेमी स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा और बचेगा ये 7, 22 दूना 44 गुणा 7, तो ये आ गया 44 गुणा 7 सेमी स्क्वायर, और 7 से गुणा करते हैं इसको तो 7 चौक 28 और 3 31, 7 चौक 28 और 3 31, 318 सेमी स्क्वायर, या फिर इसका आधा भी कर सकते हो। 308 होना चाहिए, 7 चौक 28 अर्थात हासिल की 2 ही है, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये 308
308, ऐसे गुणों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अर्थात 616 का आधा 308 होता है, क्योंकि वो 4 पाई स्क्वायर है, यहाँ पर हम 2 पाई स्क्वायर कर रहे हैं तो आधा ही होगा, तो 308 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए कि पूरे गोले का जो आयतन है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। गोले का आयतन होता है 4 पाई आर क्यूब बटे हुए 3। अगर ये आपको याद है तो आप पूरे गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हो। तो 4 पाई आर क्यूब बटे 3 ये गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें फिर बाकी तो माप रख के आपको हल करना है। अगर आयतन दिया हुआ हो तो आयतन से हम फिर त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो भी 4 पाई आर क्यूब बटे 3 बराबर में समीकरण बनाकर हल करेंगे, तो त्रिज्या प्राप्त करने के लिए समीकरण बनेगा। तो कुल मिला के सूत्र तो आपके काम में आएगा ही आएगा। अगर आयतन दिया हुआ है और कुछ पूछता है तो भी ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, और अगर त्रिज्या दी हुई है और फिर आयतन पूछता है तो भी ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये 4 पाई आर क्यूब बटे 3 गोले का आयतन का फॉर्मूला हो गया। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सब सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गोले के अंदर एक ही वक्राकार पृष्ठ होता है। और ये ज्ञात करने का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर एग्जाम के अंदर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है और फिर आपको पूछता है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला लगाकर बराबर में ये क्षेत्रफल दे रखा है वो करेंगे और फिर उससे त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा के आयतन ज्ञात करेंगे। तो कुल मिला के क्षेत्रफल दिया हुआ होने पर भी आपको क्षेत्रफल का सूत्र तो काम में लेना है, याद होना चाहिए, क्योंकि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है इससे। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं हम अर्धगोले के अंदर। अर्धगोले का जो आयतन है, अर्थात आप पूरे गोले के आयतन में अगर 2 का भाग दे दो तो आधा आयतन आ जाएगा। पूरे गोले का आयतन होता है 4 पाई आर क्यूब बटे 3। इसके अंदर 2 का भाग देंगे, बटे में 2 लगाएंगे तो ये 2 से 2 कटकर 2 आ जाएगा, तो 2 पाई आर क्यूब बटे 3 अर्धगोले का आयतन बन जाएगा। तो ये अर्धगोले के आयतन से हम आयतन निकाल सकते हैं। या एग्जाम के अंदर अर्धगोले का आयतन दिया हुआ हो तो यह आयतन का सूत्र हम आयतन के बराबर करके त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर त्रिज्या से बाकी क्षेत्रफल या जो भी कुछ पूछा जाता है वो ज्ञात करेंगे। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे कि हम यूज कर सके, काम में ले सकें। अब बात करें हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले के अंदर 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और एक होता है ये पाई आर स्क्वायर। कुल मिला के ये 2 पृष्ठ हो गए, नीचे वाला वक्राकार पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ 1 पाई आर स्क्वायर। कुल मिला के 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे हम माप रखकर ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। या एग्जाम में हो सकता है आपको ये क्षेत्रफल दिया हुआ हो और उसके बाद आपसे ये पूछता है कि इसका आयतन या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम इस सूत्र के बराबर ये फॉर्मूला जो है उसके बराबर क्षेत्रफल लगाकर त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले, और त्रिज्या से फिर आयतन या जो भी कुछ पूछा जाता है वो ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और रही बात अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो जो पूरा गोला है उसका आधा होता है, क्योंकि जब इस गोले को हम आधा बांट देंगे तो आधा बांटने पर नीचे आधा हिस्सा चला जाएगा और ऊपर आधा हिस्सा वक्राकार चला जाएगा। तो 2 वक्र पृष्ठ इसके हो जाएंगे, ऊपर वाला वक्र पृष्ठ और नीचे वाला वक्र पृष्ठ। बाकी इस वर्ताकार पृष्ठ को शामिल नहीं करते हैं। तो कुल मिला के 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आप जो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हो उसमें अगर 2 का भाग दोगे तो वो आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 616 आया था, उसका आधा 308। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करना। तो मैंने जो आपको ठोस आकृतियाँ, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, ये आपके जो टॉपिक में चल रहे थे ये आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाए। तो इनमें जितने भी जो कुछ फॉर्मूले बनते हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार करोगे, याद करोगे और उसके बाद इन बाकी के क्वेश्चनों को हल करोगे, जिससे एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं मानता हूँ कि गोले से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो आपके क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करके देखना, कोई समस्या है तो पूछ लेना। तो हम आज इस ठोस आकृति से संबंधित जो बेलन, शंकु, घन, घनाभ या गोला है इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, वो कोई मनाही नहीं है। तो आपको कल के लिए कुछ नया और गणित विषय में से अच्छा सा रोचक चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे समय समय पर जब ये वीडियो अपलोड किए जाए तो आपको उनकी सूचना मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।